एजुकेशन फंडा यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इंग्लिश की क्लास लेंगे। हमने शुरुआत करते हैं टेंस से। हम टेंस पूरा विश्लेषण के साथ में पूरा विस्तार से करेंगे। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं कि टेंस होता क्या। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल, और हम हिंदी में पढ़े हुए काल तो 3 प्रकार के होता है। पहला होता है भूतकाल, दूसरा होता है वर्तमान काल और तीसरा होता है भविष्य काल। पर हमारे भविष्य काल की इतनी कोई ज्यादा अहमियत नहीं है जितनी प्रेजेंट और बात करें वर्तमान और भूतकाल की होती है, जितनी भविष्य की नहीं होती है। हम पहले बात करते हैं कि टेंस का मतलब होता है काल। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें, मतलब परिभाषा की बात करें तो परिभाषा कहते हैं किसी कार्य के समय को बताना। यानी आपने किसी कोई कार्य किया है, उस कार्य का समय बताना टेंस कहलाता है, मतलब काल कहलाता है। ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है, इंग्लिश में बात करें तो प्रेजेंट आता है, प्रेजेंट टेंस। दूसरी बात करते हैं तो आता है अपना पास्ट टेंस। तीसरे की बात करते हैं तो आता है फ्यूचर टेंस। अब इसकी हिंदी में बात करें तो प्रेजेंट टेंस को कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्य काल। अब सबसे पहले बात आती है प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर। अब इसमें किसी भी कोई वाक्य लिखते हैं तो उस वाक्य में 3 चीजें काम आती है। पहला होता है कर्ता, दूसरी होती है अपनी क्रिया और तीसरा होता है कर्म। कर्ता को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट, क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब और कर्म को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब हिंदी में बात करें, कोई वाक्य है, जैसे मैंने वाक्य लिख दिया राम विद्यालय जाता है। अब हमने एक सेंटेंस वाक्य हिंदी में लिखा है राम विद्यालय जाता है, तो इसमें सबसे पहले जो काम करने वाला है, मतलब कर्ता, उसको बात करते हैं। हिंदी में बात करें तो कहते हैं कर्ता और इंग्लिश में बात करते हैं तो कहते हैं सब्जेक्ट। ये हो गया कर्ता। उसके बाद जो विद्यालय शब्द है, ये विद्यालय शब्द है अपना कर्म, जिसको इंग्लिश में बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट। और ये जाना, ये जाता, ये जाना है अपने क्रिया, किसी काम का होना या किसी काम को बताना या किसी काम का बोध करने वाला जो शब्द होता है उसको हम कहते हैं क्रिया। और इंग्लिश में बात करते हैं तो उसको कहते हैं हमने वर्ब। अब इस हिंदी में बात करें तो वाक्य में स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले कर्ता, उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रिया। और इंग्लिश में बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हिंदी के रूप में बात करें तो ऑब्जेक्ट और वर्ब। अब बात करते हैं कि इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है वर्ब और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये बन जाता है इस प्रकार का। इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं किसी सेंटेंस का तो वो बन जाता है। अब बात करते हैं कि कर्ता होता क्या है, किसी काम को करने वाला। अब किसी काम को अब क्रिया होती है काम को बताना। अब कर्ता के द्वारा जो काम किया जा रहा है, काम क्या किया जा रहा है, उसको कौन बताएगी, वो क्रिया। यानी किसी काम का बोध कराना या किसी काम को बताना, वो क्रिया कहलाती है। हाँ, अब बात करते हैं अपने कर्म की, यानी ऑब्जेक्ट। अब इस क्रिया का प्रभाव, क्या काम किया जा रहा है, क्रिया का जो प्रभाव पड़ता है वो अपना कर्म कहलाता है। अब ये 3 बात आप लोगों ने समझ में आ गई। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं वर्ब यानी क्रिया। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। अब ये क्रिया में हमने बात की है कि किसी काम का बोध कराना या किसी काम को बताना। इंग्लिश में बात करते हैं तो वर्ब और हिंदी में बात करते हैं तो क्रिया कहलाती है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ वर्ब। अब वर्ब की बात कर रहे हैं तो हिंदी में तो आपने पढ़ी होगी कि 2 प्रकार की वर्ब होती है। एक होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। हाँ, सकर्मक क्रिया को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और अकर्मक क्रिया को कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है
सकर्मक और इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक। अब सकर्मक का मतलब सकर्मक, जिसमें स का मतलब सहित और कर्म का मतलब कर्म, जिसके साथ में कर्म होता है किसी वाक्य में, वो सकर्मक कहलाती है। और अकर्मक का मतलब है कि किसी वाक्य में अपना ऑब्जेक्ट यानी कर्म नहीं होना। अब बात करते हैं, ये तो होगी वर्ब की फॉर्म टाइप के रूप में। अब बात करते हैं वर्ब की फॉर्म, वर्ब की फॉर्म यानी वर्ब के रूप। वर्ब को हम कितने रूप में लिख सकते हैं? तो हम वर्ब को 5 रूप में लिखते हैं और 5 फॉर्म होती है। अभी तो आपने ज्यादातर तो पढ़ी होगी 3 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। आज मैं आपको 5 फॉर्म बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहली फॉर्म होती है जिसको आप बोलते हो फर्स्ट फॉर्म, उसका नाम है बेस फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब है बेस फॉर्म। अब बात करते हैं दूसरी, आपने पढ़ी होगी सेकेंड फॉर्म, जिसका नाम है फास्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म को बोला जाता है फास्ट फॉर्म। अब तीसरी आती है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म को बोलते हैं फास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। उसके बाद आती है फोर्थ फॉर्म, जो आपने पढ़ी तो है मगर आपको किसी ने बताई होगी, तो आपने ज्यादातर देखी होगी कि वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लग जाता है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है, जिसको बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। अब बात करते हैं फिफ्थ फॉर्म की। तो फिफ्थ फॉर्म का मतलब है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ में एच या ईएस जोड़ दिया जाता है तो वो अपनी फिफ्थ फॉर्म बन जाती है और इस फॉर्म को बोला जाता है प्रेजेंट फॉर्म। तो ये अपना 5 रूप दे दिया। पहले है फर्स्ट फॉर्म, जिसको बोला जाता है बेस फॉर्म। दूसरी फॉर्म यानी सेकेंड फॉर्म है, उसको बोला जाता है पास्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म को बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जोड़ दिया जाता है तो अपनी बन जाती है फोर्थ फॉर्म। उसके बाद फिफ्थ फॉर्म की बात करें तो फिफ्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ में एच या ईएस जोड़ दिया जाता है तो वो प्रेजेंट फॉर्म, जिसको बोला जाता है सिंगुलर वर्ब के रूप में। अब बात करते हैं कि सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब के बारे में तो सुना होगा नंबर। नंबर का मतलब होता है वचन। आपने सुना होगा एक वचन और बहुवचन। तो नंबर भी 2 होते हैं। पहला होता है सिंगुलर, इंग्लिश में बात करें तो। दूसरा होता है प्लूरल। और सिंगुलर का मतलब एक वचन और प्लूरल का मतलब बहुवचन। आपने ज्यादातर जो हिंदी में वचन पढ़े हैं वो नाउन पर होते हैं। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। आपने ज्यादातर देखी होगी संज्ञा एक वचन होती है तो वो एक वचन मतलब वचन के रूप में सिंगुलर कहलाती है, और बहुवचन के रूप में एक से ज्यादा होती है तो वो प्लूरल कहलाती है। परंतु अब इसमें सिंगुलर और प्लूरल, अब आपने ज्यादातर देखा होगा नंबर बंद करो। हम बात करते हैं अपने आईएनजी लगाने के नियम। अब आईएनजी लगाने के नियम में बात करते हैं सबसे पहले आईएनजी नियम का मतलब है वर्ब की शॉर्ट फॉर्म, जिसको बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वर्ब के अंत में ई हो, वर्ब के अंत में ई हो तो उस वर्ब के अंत में ई को हटाकर सीधा ही आईएनजी लगा दिया जाता है। जैसे CO ME और अंत के अंदर अपना ई था तो ई को हटाकर हमने आईएनजी लगा दिया तो हो गया कमिंग। जैसे बात करते हैं राइट, राइट का मतलब होता है लिखना, तो इसके अंत में अपना ई, तो ई को हटाकर हमने सीधे आईएनजी लगा दिया तो राइटिंग। अब रूल नंबर दूसरे की बात करते हैं तो रूल नंबर दूसरा कह रहा है कि किसी वर्ब के अंत में वाई हो और उस वाई के साथ में सीधे ही आईएनजी लगाकर फॉर्म बना दी जाती है। जैसे PLAY प्ले यानी खेलना, तो इस वर्ब के अंत में वाई है और उसके आगे आईएनजी जोड़ा तो हमने सीधे जुड़ गया PLAY आईएनजी। जैसे बात करते हैं फ्लाई, FLY प्लस आईएनजी, तो इसके अंत में अपना वाई है तो सीधे हमने जोड़ दिया फ्लाई। अब रूल नंबर थर्ड की बात करते हैं। रूल थर्ड कह रहा है कि किसी वर्ब के अंत में 2 कॉन्सोनेंट होने से, किसी वर्ब के अंत में 2 कॉन्सोनेंट। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट होते क्या है और वॉवेल होते क्या है। ये दोनों अल्फाबेट्स,
ये दोनों अल्फाबेट्स है। अब इन दोनों जैसे हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में वर्णमाला होती है और इंग्लिश में कहते हैं अल्फाबेट। हिंदी के अंदर वर्णमाला में दो देखी होगी, स्वर और व्यंजन। तो स्वर को तो इंग्लिश में कहते हैं वॉवेल और व्यंजन को कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो आपने हिंदी के अंदर स्वर देखे होंगे वो होते हैं 11 और वॉवेल आपने देखे होंगे होते हैं 33। अब इंग्लिश के अंदर बात करते हैं तो वॉवेल होता है 5 और कॉन्सोनेंट होते हैं 21। कुल मिला के अल्फाबेट होते हैं अपना 26। अब बात करते हैं कि कॉन्सोनेंट में होते कौन से हैं और वॉवेल होते कौन से हैं। तो इंग्लिश के अंदर वॉवेल होता है ए, ई, आई, ओ, यू और अदरवाइज सब लेटर्स है वो अपने होते हैं कॉन्सोनेंट। तो अब बात करते हैं कि अब किसी द्वारा रूप में बात करते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं कि किसी वर्ड के अंत में दो कॉन्सोनेंट हो तो सीधे ही आईएनजी लगा दिया जाता है। तो अब इसमें देखो पी यू डबल एल दोनों एल एल है अपना कॉन्सोनेंट्स, इसलिए दोनों वर्ड के अंत में दो कॉन्सोनेंट आ गए तो इसके साथ में हम आईएनजी लगाएंगे तो सीधे आईएनजी लगा दिया जाएगा, हो जाएगा फुल। अब बात करते हैं रोल नंबर 5 की। रोल नंबर 5 कह रहा है कि किसी वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट तथा उस कॉन्सोनेंट से पहले एक वॉवेल होगा। अंत में एक कॉन्सोनेंट और उस कॉन्सोनेंट से पहले एक वॉवेल होगा तो उस कॉन्सोनेंट को साथ में आईएनजी लगाएंगे, उस समय कॉन्सोनेंट को डबल लिख दिया जाएगा। जैसे देखिए बात करते हैं आर यू एन पी यू टी एस ई टी, ये अपने 3 नेम देखे। देखो अपने वर्ग के अंत में है एन, इस वर्ग के अंत में है टी और इस वर्ग के अंत में है टी। आर यू एन रने दौड़ना, पी यू टी को रखना, एस ई टी सेटिंग होता है अस्त होता या स्थापित करना। अब बात करते हैं फिर अंत के अंदर एक कॉन्सोनेंट आ गया और उस कॉन्सोनेंट से पहले एक वॉवेल है, इसमें यू, इसमें भी यू और इसमें ई। तो अब इसके साथ में हम आईएनजी जोड़ेंगे तो कॉन्सोनेंट को डबल करके फिर आईएनजी जोड़ा जाएगा। जैसे देखो आर यू डबल एन आई एन जी, पी यू डबल टी आई एन जी, एस टी डबल टी आई एन जी। ये हो गया रनिंग, फुटिंग और सेटिंग। ये रोल नंबर अपना 5 था। अब बात करते हैं रोल नंबर 6 की। तो रोल नंबर 6 इसका उल्टे कर। अब ये कह रहा है कि किसी वर्ब के अंत में, किसी वर्ब के अंत के अंदर एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए और उस कॉन्सोनेंट से पहले 2 वॉवेल, उस कॉन्सोनेंट से पहले 2 वॉवेल होंगे। तो जब हम इस वर्ब के साथ में आईएनजी जोड़ेंगे तो कोई सेंटेंस नहीं किया जाएगा, सीधा ही आईएनजी लगा दिया जाएगा। जैसे बात करते हैं आर ई ए डी, रेडियन होता है पढ़ना। तो देखो अंत के अंदर अपना है डी, उनसे पहले ए और ई दोनों है अपने वॉवेल, तो इसके साथ में हम आईएनजी जोड़ेंगे तो सीधे हो जाएगा आर ई ए डी आई एन जी, रीडिंग होता है पढ़ना। अब बात करते हैं रोल नंबर 7। रोल नंबर 7 कह रहा है कि किसी वर्ब के अंत में आई ई हो, किसी वर्ब के अंत में आई ई हो तो उस वर्ब के साथ में आईएनजी जोड़ते वक्त आई ई को हटाकर आई ई की जगह वाई जोड़ दिया जाता है, फिर उसके साथ में आईएनजी लगा दिया जाता है। जैसे एल आई ई लाइनेस होता है लेटना, इसके अंत में आई और ई दोनों है और अब इसके साथ में हम आईएनजी जोड़ेंगे तो आई ई की जगह वाई करना है तो आई ई की जगह हमने वाई कर लिया, फिर सीधे लगा दिया आईएनजी। जैसे बात करते हैं डी आई ई डाइनिस होता है मरना, अब इसके अंत में हम साथ में जोड़ते हैं आईएनजी तो इसके अंत में देखो आई और ई दोनों है तो आई ई की जगह वाई और सीधा हो जाएगा आईएनजी। ये अपने थे आईएनजी लगाने और फॉर्म बनाने के नियम। अब बात करते हैं हम अगेन टेंस। पहला टेंस है अपना प्रेजेंट टेंस, जिसको बोलते हैं वर्तमान काल। अब बात करते हैं कि वर्तमान काल होता क्या है।
ऐसा कार्य जो हाल ही में या अभी चल रहा है उस कार्य को कहते हैं हम टेंस के रूप में बताते हैं, प्रेजेंट को टेंस के अंदर बताते हैं, वर्तमान। अब इसकी हिंदी में बात करें तो पहचान क्या होती है, तो है और हो। अब मैं आपसे एक चीज बताता हूँ आपको कि हिंदी के अंदर आपने ये दो शब्द देखे होंगे वाक्य के अंत में, एक तो है और एक दूसरा है। इसके पास में एक थोड़ा सा अंतर है, ऐसे एक बिंदी का। तो देखो ये वाला आपका है आता है वो एक वचनकर्ता के साथ में आता है, जैसे राम विद्यालय जाता है तो उसके पीछे जो है आया है वो ये वाला है आता है। और बहुवचनकर्ता के साथ में अगर है का प्रयोग करना है तो आपको ये बिंदी वाला है का प्रयोग करना है। जैसे वे विद्यालय जाते हैं तो वे अपना क्या है, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर है का प्रयोग होगा ये वाला। अब बात करते हैं इस टेंस में प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट सिंपल, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यू या जिसको बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। तो हम सबसे पहले टेंस की बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको बोलते हैं हिंदी में साधारण वर्तमान काल। तो ऐसा कार्य जो अभी हाल ही में अभी थोड़ी देर पहले ही शुरू हुआ है और कुछ समय पश्चात वो कार्य समाप्त हो जाता है, उस वाले कार्य का समय बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी हिंदी में बात करें तो पहचान होती है ता है, ती है, ते है, ताहो, ते हो इत्यादि। अब इसकी परिभाषा के ऊपर बात करें तो ऐसा कार्य जो हाल ही में शुरू होकर कुछ समय पश्चात समाप्त हो गया हो, उस कार्य पहचान करने के लिए, उस कार्य का समय बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इसमें कि आपसे कोई एक वाक्य बनाएंगे तो उस वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये तीन मैन होता है। मगर अब सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करवाने के लिए एक चीज होती है, उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, शॉर्टकट के रूप में लिखा जाता है HV, जिसको कहते हैं सहायक क्रिया। सहायक का मतलब होता है सहायता करना, क्रिया का मतलब होता है किसी काम को बताना। अब क्रिया और कर्ता के बीच में सहायता करने के लिए जो काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब होती है डू व डज। डू का प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब बहुवचन कर्ता जो एक से ज्यादा है, जैसे आई और यू आपस में लगता तो अपने को दोनों सिंगुलर है, मतलब एक वचन है, मगर इसको हम मैं और तुम दोनों को बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आई का मतलब होता है मैं, बी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम और दे का मतलब होता है वे। और अगर आपके पास में दो से ज्यादा नाम है या दो नाम है या उसी नाउन प्लूरल नाउन है तो उसके साथ में हम प्रयोग करते हैं डू का। अब बात करते हैं डज। तो डज एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब होता है ही यानी वह, ये आता है आपके पुरुष के लिए। सी यानी विवाह, ये स्त्री के लिए आता है। इट का मतलब विवाह होता है या ये होता है, ये भी अपने निर्जीव वस्तु के लिए आता है। वन नेम जैसे राम है, गोपाल है, सीता है, गीता है, या सिंगुलर नाउन के साथ में डज का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं मेन वर्ब एंड मुख्य क्रिया की। तो मेन वर्ब एंड मुख्य क्रिया की बात है बेस्ट फॉर्म। बेस्ट फॉर्म का मतलब होता है बेस्ट फॉर्म। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज है कि हर टेंस के अंदर चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं अफर्मेटिव। दूसरा होता है नेगेटिव। नेगेटिव आते मतलब नो। तीसरा होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक, जिसमें आपको प्रश्न पूछा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला और दूसरा होता है अपना WS वर्ड से शुरू होने। फिर आगे की बात करते हैं, चौथा होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव का मतलब इसमें प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य दोनों मिले करेंगे। प्रश्न भी पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी होगा और बाकी के बीच में नहीं भी होगा, तो वो होगा अपना इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो अब इसमें सबसे बड़ी मेन चीज यही है, हर टेंस के अंदर इस टेंस में सबसे मेन चीज है कि प्रेजेंट सिंपल का जो ऑटोमेटिक सेंटेंस है, इस सकारात्मक वाक्य है जिसके अंदर ना तो नॉट का प्रयोग किया जाता है और ना ही क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है, उस टेंस के उस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब यानी डू और डज का प्रयोग नहीं किया जाता। तो किसका किया जाता है देखो, बल्कि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है।
सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन कर्ता के होने पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या टीएस जोड़ दिया जाता है, तथा सब्जेक्ट प्लूरल है बहुवचन होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जिसको बोला जाता है बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखते हैं हम सबसे पहला सेंटेंस में सबसे पहले मेन चीज तो है इसके नियम बेस्ड टेंस का प्रयोग कैसे कैसे वाक्यों के अंदर किया जाता है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस टेंस का प्रयोग होता है ऐसे कार्य जो अभी अभी शुरू हुए हैं और कुछ समय पश्चात वो कार्य समाप्त हो जाते हैं। ऐसे कार्य ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे मैं खाना पकाता हूँ तो मैं खाना लंबे समय तक नहीं पकाऊंगा, बल्कि कुछ समय पश्चात मैं उस खाने का जो पकाने का कार्य है उसको मैं समाप्त कर दूँ। तो अब बात करते हैं सबसे पहले नियम। सबसे पहले नियम है अपना इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। प्रकृति के अंदर ऐसे कार्य जो 100% सही होते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। अभी आपको पता ही है कि सूर्य कभी पश्चिम दिशा के अंदर उदय नहीं हुआ, बल्कि पूर्व दिशा के अंदर ही उगा है। 100% क्या है सत्य है, इसलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे बात करते हैं कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जैसे बात करते हैं कि जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस होने पर ही उबलता है, जो पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस होने पर ही बर्फ जमता है। ये सब क्या है सार्वभौमिक सत्य। तो इस सार्वभौमिक सत्य के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो इसमें ये मैंने एक हिंदी का वाक्य दिया है, इस हिंदी के वाक्य में देखो सबसे पहले है सूर्य काम करने वाला, यानी ये अपना सब्जेक्ट। उसके बाद पूर्व दिशा में, उसके बाद हिंदी में बात करें तो उसके बाद क्या आता है सब्जेक्ट के बाद में कर्म आता है ऑब्जेक्ट। उसके बाद में उदय होना, उदय होना यानी ये अपनी वर्ब यानी क्रिया। टेंस की बात करें तो पीछे आ गया तार यानी प्रेजेंट सिंपल, ता है, ती है, ते है, ता हो, ती। अब बात करते हैं इसको बनाने का, तो इसमें देखो ना तो नहीं का प्रयोग हुआ है और ना ही प्रश्नवाचक से न का प्रयोग हुआ है, इसलिए किस प्रकार का वाक्य है अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला है कि अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखो सन यानी सूर्य, सूर्य क्या है अपना एक प्राकृतिक देन के रूप में पहले से भगवान के द्वारा दी गई है। जो विश्व संसार के अंदर केवल एक ही चीज होती है ऐसी, तो उसके पहले आर्टिकल लगाया जाता है द। तो मैंने सबसे पहले द और सूर्य को कहते हैं सन, जिसके पहले आर्टिकल के ज्यादातर ऐसे सब्जेक्ट जिसके पहले आर्टिकल नहीं है अंदर का प्रयोग होता है तो वो ज्यादातर सिंगुलर ही होते हैं। तो यहाँ देखो दर्शन यानी सूर्य एक ही है, इसलिए किस प्रकार का बन गया अपना सिंगुलर। तो अब सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म उदय होना को कहते हैं राइज, RISE, राइजनिक उदय होना। तो मैंने अभी अब फिफ्थ फॉर्म बनाने फर्स्ट फॉर्म हो गई, तो फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए अंत में ई है, इसलिए हमने जोड़ दिया एस। बात करते हैं मैं इन और पूर्व को कहते हैं ईस्ट। हाँ द सन राइजेज इन द ईस्ट भी देखो लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि पूर्व दिशा एक ही है, इसलिए लग जाएगा इन द ईस्ट। अब बात करते हैं दूसरा, जैसे मैंने बोल दिया पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता। अब बात करते हैं पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो काम करने वाला कौन है? तो जो उबलने वाला कौन है? पानी। तो पानी को कहते हैं वाटर यानी द वाटर। अब वाटर हमेशा ये क्या है? अनगिनल, अनकाउंटेबल है, इसको गिन नहीं सकते, अनिरूपी गिनने योग्य है, इसलिए ये हमेशा अपने आप में सिंगुलर रहता है। और उबलना को कहते हैं बॉयल, BOIL। देखो टेंस की बात करते हैं तो ता है, प्रेजेंट सिंपल आ रहा है और अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम बना देंगे इसको फिफ्थ फॉर्म द बॉयल्स
100 degree Celsius. The water boils 100 degree Celsius. अब बात करते हैं नंबर दूसरा, रोल नंबर रेगुलर एक्शन। प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग रेगुलर एक्शन मतलब नियमित कार्य के लिए किया जाता है। नियमित कार्य के लिए किया जाता है। तो नियमित कार्य कैसे, जैसे मैं बात करता हूँ, मैं रोजाना विद्यालय जाता हूँ, मैं रोजाना जोधपुर जाता हूँ, मैं रोजाना गांव जाता हूँ, या मैं हमेशा मंदिर में पूजा करने के लिए जाता हूँ। तो ये मेरा रेगुलर एक्शन है, नियमित कार्य। तो इन नियमित कार्य के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो प्रेजेंट सिंपल रेगुलर एक्शन में बात करते हैं, जैसे मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, तो आई गेट अप। तो अब बात करते हैं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। तो अब बात करते हैं गेट अप ये फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है कि जो दो वर्ड्स आपस में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसको फ्रेजल वर्ब बोला जाता है। जैसे बात करते हैं, ये एक शब्द है गेट, दूसरा वर्ड है अपना अप। शब्द या वर्ड दोनों एक ही शब्द को मतलब इंग्लिश में बात करते हैं वर्ड। तो अपना पहला वर्ड है गेट, दूसरा है अप। तो गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, अप का मतलब होता है ऊपर। प्राप्त करना ऊपर, ये कोई शब्द सही रूप में व्यवस्थित नहीं हो रहा है, इसलिए इन दोनों को एक साथ में कंजक्ट करके एक नया शब्द के रूप में फ्रेजल वर्ब बना दी गई है, इसलिए इसको कहते हैं गेट अप। गेट अप का मतलब होता है उठना। अब बात करते हैं, तो ये वर्ब की जो हमेशा ध्यान रखना, आप किसी वर्ब के साथ में कृत्य फॉर्म बनाओगे या वर्ब फॉर्म बनाओगे, तो फ्रेजल वर्ब की पहले वाले के साथ बनाया जाता है, दूसरे अदर वाला शब्द के साथ में नहीं बनेगा। ध्यान रखना, वर्ड पहला वाला ही फिफ्थ फॉर्म बनाओ, सेकंड फॉर्म बनाओ, थर्ड फॉर्म बनाओ या फोर्थ फॉर्म बनाओ। तो अब बात करते हैं कि हमने यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म क्यों नहीं लगे। क्यों नहीं लगे, देखो यहाँ पर अपना काम करने वाला आईएनजी है। ये क्या है अपना प्लूरल। प्लूरल का मतलब है बहुवचन है। बहुवचन में हमें थोड़ी देर पहले लिखवाया था कि सब्जेक्ट प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की बेस्ट फॉर्म यानी बेस्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम फिफ्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट अपना आई है, वो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर हमने वर्ब की बेस्ट फॉर्म यानी बेस्ट फॉर्म का प्रयोग किया। अब तीसरा बात करते हैं, तीसरे से रूल की बात करते हैं। तो तीसरा रूल है ऐसे आपको देखा हाल जिसको किसी दूसरे को आप सुनाते हो तो उसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे बात करते हैं कि सचिन ने चक्का लगाया या धोनी ने चौका लगाया, तो हमारे देख के आपको देखा हाल है, इसको हम किसी दूसरे को सुना रहे हैं तो उसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं नंबर फोर्थ की, तो मैथमेटिक्स जो गणनाएं हैं उन गणनाओं के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे बात करते हैं 2 और 2 मिलकर कितने बनते हैं 4। तो जैसे मैं लिख लेता हूँ 2 and 2 मेक्स या मेक, दोनों सही, या तो मेक लिखो या मेक्स लिखो, दोनों सही है। 2 and 2 मेक्स 4, 2 और 2 कितने मिलते हैं 4। तो देखो ज्यादातर अपना फिफ्थ फॉर्म ही काम में लेनी है। क्यों, जब यहाँ देखो आपके दोनों एक ही प्रकार के, जैसे यहाँ 2 2 है और यहाँ भी 2 है, एक ही प्रकार के अंक है। यदि ये आ जाता 2 and 3 तो अपने को यहाँ पर ये अच्छी रहती है टेस्ट फॉर्म, अन्यथा किस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है फिफ्थ फॉर्म। अब ये हो गया अपना रोल नंबर 4। रोल नंबर 5 को कह रहा है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत का मतलब होता है आपके किसी भी लोकोक्ति है या मुहावरा है, आइडम्स, इनमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे बात करते हैं तो होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसमें होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
हाँ देखो होनेस्टी, होनेस्टी नहीं मान रहा, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इज आर एम, इसका मतलब होता है होना, इज आर एम का मतलब होता है होना या हो। तो यहाँ पर होनेस्टी सिंगुलर है, इसलिए वर्ब के रूप में इज है, सिंगुलर के रूप में है, और अगर प्लूरल होता तो होने के रूप में आता आ। अब बात करते हैं इसके अलावा और भी होता है एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण। तो इसमें एडवर्ब आती है डेली, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, रेयरली, ओकेजनली, जनरली। उसके बाद में बात करते हैं तो आता है एवरी के प्लस में एवरी वीक, एवरी डे, एवरी नाइट। फिर बात करते हैं तो आता है टीच अ डे, टीच अ मंथ, टीच अ वीक। और भी बात करते हैं तो वंस डे, वंस वीक, वंस मंथ। फिर बात करते हैं तो इन द मॉर्निंग, इन दी आफ्टरनून, और उसके बाद बात करते हैं तो इन दी इवनिंग। ये हो गया अपना एडवर्ब के रूप में। अब हम बात करते हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंस किस प्रकार बने जाते हैं वाक्य इंग्लिश के अंदर, उसका स्ट्रक्चर की बात है। सबसे पहले बात करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक यानी साधारण, जिसके अंदर ना तो नॉट आता है और ना ही क्वेश्चन मार्क से ना। तो पहले बात करते हैं अपने अफर्मेटिव की। AFFIRMATIVESENTENC, जिसको बोलते हैं सकारात्मक या फिर साधारण वाक्य। अब अफर्मेटिव यानी अपने दो प्रकार की, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैंने नोट में लिखवाया था कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद आएगा अदर। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस जोड़ना, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर। अब बात करते हैं कि इसमें किस प्रकार के स्टाइल, कॉम्पिटिशन लेवल की बात करें या 10th की बात करें या 9th की बात करें या 8th की बात करें या 5th की बात करें या आपके 11th की बात करें, तो इसमें किस प्रकार का आता है। जैसे बात करता हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ द सन, उसके बाद ब्लैंक्स, फिर आपने ले दिया सेट इन द वेस्ट, फिर दे दिया द सन सेट इन द वेस्ट। देखो सबसे पहले हमने दे दिया है अपना क्या सब्जेक्ट, उसके बाद ये सेट वर्ब या हमेशा ध्यान रखना जो कोष्टक के अंदर आते हैं ब्लैंक्स, वो होती है अपना फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद इन द वेस्ट ही बन गया अपना ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं द सन यानी सूर्य सेट इन अस्त होना इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है, तो ये क्या है अपना सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए प्रेजेंट सिंबल में आएगा, और प्रेजेंट सिंबल में आते हैं इसकी बात करते हैं किस प्रकार का सेंटेंस नजर आ रहा है अपने को अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले अपने को देखना है कि द सन क्या है, सूर्य यानी सिंगुलर है, तो सिंगुलर वाला आते ही अपने को कौन सा स्ट्रक्चर ध्यान देना है, सब्जेक्ट सिंगुलर वाला, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ पर अपने को वर्ब नहीं दी हुई है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म कर देंगे, फिफ्थ फॉर्म तो ये हो गया सेट्स। उसके बाद अपने को ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और अगर नहीं है तो कोई बात। अब दूसरे की बात करते हैं, जैसे आई ऑलवेज गो टू टेम्पल, आई ऑलवेज गो टू टेम्पल। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया आई, उसके बाद ऑलवेज ये अपना एडवर्ब है जिसको बोलते हैं क्रिया विशेषण, उसके बाद वर्ब दे दिया अपने को गो, और टू टेम्पल ये क्या है अपना ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एडवर्ब वर्ब और उसके बाद दे दिया अपने को ऑब्जेक्ट। तो देखो आई में ऑलवेज यानी हमेशा, गो यानी जाना, टू टेम्पल में हमेशा मंदिर जाता हो,
तो देखो यहाँ पर ऑलवेज जो एडवर्ब है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस की होती है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस की है, मगर अपने को स्ट्रक्चर भी देखना है। तो स्ट्रक्चर किस प्रकार का है अपना अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में आते ही देखो सब्जेक्ट क्या है अपना आई, और आई हमेशा ध्यान रखना होता है पॉल्यूरल। तो इसलिए यहाँ पर पॉल्यूरल वाला स्ट्रक्चर कहाँ पे लेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट दिया हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ पहले देखो एडवर्ब है, तो हम सबसे पहले लिख देते हैं एडवर्ब, उसके बाद वर्ब की कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसे ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसलिए हमने लिख दिया वो। अब ये तो हो गया अपना स्ट्रक्चर के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंस। अब उसकी बात करते हैं नेगेटिव। अफर्मेटिव, उसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव आते ही अपने को हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखनी है, डू और डज। दो नंबर है नेगेटिव, जिसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। अब देखो इसमें स्ट्रक्चर आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग लिया जाएगा डू डज का, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद पहले हम देखो नेगेटिव की बात कर रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट डू डज, और हम इसे ध्यान रखना तीसरे नंबर पर लगता है नो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये बन गया अपना स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखो आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो डू लगाओ या डज लगाओ। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगा लो, और सब्जेक्ट प्लूरल है बहुवचन है तो डू लगा लो। उसके बाद तीसरे नंबर पर नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर। जैसे देखो इसमें किस प्रकार का आता है, तो मैंने लिख दिया ही नॉट प्ले फुटबॉल in the evening. He not play football in the evening. सबसे पहले हम इसमें एडवर्ब के रूप में देखेंगे, तो यहाँ एडवर्ब के रूप में है अपने in the evening, शाम के समय। तो ये in the evening, in the morning, in the afternoon, ये तीनों प्रेजेंट सिंपल की होती है। तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर आके हमने को देखना है कि सेंटेंस का प्रकार कौन सा है, टाइप कौन सा है। तो अपने को देखो वर्ब के साथ में दे दिया नॉट मतलब नेगेटिव हो, तो यहाँ पर नेगेटिव है, इसलिए अपने को स्ट्रक्चर कौन सा काम में लेना है, ये वाला सबसे पहले सब्जेक्ट। तो अपने को सब्जेक्ट दी हुई है ही, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग करना पड़ेगा हमें, डज का। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लिख देते हैं। उसके बाद नॉट, ये नॉट दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख दिया नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये कर दिया हमने। He does not play football in the evening. अब दूसरे की बात करते हैं, जैसे we not read the newspaper daily. We not read the newspaper daily. तो यहाँ देखो सबसे पहले अपने को देखना है एडवर्ब। तो यहाँ एडवर्ब दी हुई है डेली। देखो ऑलवेज, डेली, नेवर, सेल्डम, ऑब्वियसली, जनरली, रेयरली, यूजुअली। जब भी बात करें एवरी के प्लेस में, फिर इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, उसके बाद वंस डे, वंस इन वीक, विच डे, विच, बात करें आगे विच मंथ, फिर ऑन संडे, ऑन मंडे, ये सब अपने आप में प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो यहाँ पर डेली आते ही अपने को पता चल जाएगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल है, इसलिए यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है, वी, और उसके बाद देखो यहाँ पर नॉट आ गया मतलब नेगेटिव है। सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे हम, डू का। तो वी, उसके बाद हमने लिख दिया डू, उसके बाद बात करते हैं नॉट, उसके बाद वर्ब के अंदर से ध्यान रखना फर्स्ट फॉर्म में आएंगे तो हो गए। ये अपना था नेगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य।
प्रश्नवाचक वाक्य को दो प्रकार से लिखा जाता है। दूसरा है इंटरोगेट, इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। आप देखो इंटरोगेटिव में दो प्रकार के, सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट में बात करते हैं तो पहले स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। दूसरा मैंने लिख दिया WS वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखो दो प्रकार के स्ट्रक्चर बन गए हैं, तो हमें कहाँ में लेना है ये बात। देखो किसी वाक्य की शुरुआत में यदि क्या लिखा हुआ है तो अपने को सबसे पहले एंटीवर्ब से शुरू करना है। अगर वाक्य के बीच में लिखा हुआ है क्या, कब, कैसे, कहाँ से, कितनी वर्ष, कितनी उम्र, ये वाले दे दिए जाए तो अपने को सबसे पहले उसको क्या करते हैं, जैसे WS फाइनल लिख दिया है, जैसे क्या को कहते हैं व्हाट, व्हाई यानी क्यों, वेयर यानी कहाँ, वेयर यानी कब, हाउ यानी कैसे, which यानी कौन सा है, कौन सी, तो उसमें अपने को WS को मिला लेना सबसे पहले। अब बात करते हैं, मैं एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं तो किस प्रकार का ध्यान रखना। एग्जाम में जो आपके आएगा वो दो रिक्त स्थान के रूप में आएगा, मतलब वो ब्लैक आंसर। तो मैंने लिख दिया यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। केवल थोड़ा सा सेंटेंस के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या दे दिया आपने, तो पॉल्यूरल है इसलिए हमेशा इसका प्रयोग करेंगे डू यानी सबसे पहले अपने को लिख दिया डू या डज में से। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये कोष्टक के अंदर उनमें से ध्यान रखना जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हमने लिख दिया। उसके बाद मे और किसी। अब मैं दूसरा लेता हूँ सर, वाई ही कम हियर every Sunday. Why he come here every Sunday? Why यानी क्यों, he यानी वह, कम यानी आता है, here यानी यहाँ, every Sunday वो प्रत्येक रविवार यहाँ क्यों आता है। तो देखो सबसे पहले वाक्य के बीच में क्या दे दिया, क्यों। हिंदी में बात करें तो वो हमेशा यहाँ, या हम वह प्रत्येक रविवार को यहाँ क्यों आता है, वाक्य के बीच में क्या दे दिया, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लगा है वाच। और इसकी बात करते हैं तो क्या तुम मुझे जानते हो, वाक्य से शुरू हो रहा है क्या से, इसलिए हमने यहाँ पर है डू से शुरू। तो देखो पहले ब्लैक हैंड्स, दूसरी ब्लैक, दो ब्लैक हैंड्स लिखे। तो पहले देखो वाई ही, उसके बाद कम हियर एवरी संडे, एवरी के रूप में बात करते हैं तो अपने को क्या देती है एवरी संडे। एवरी के प्लस में उस भी हो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वाई और ही, तो हमने सबसे पहले वाले खाली जगह ब्रैकेट्स के अंदर अपने को प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब का डू या डज में। तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट है अपना ही यानी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं हम डज। उसके बाद सब्जेक्ट दिया हुआ है और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर हमने कर दिया फर्स्ट। अब बात करते हैं आगे वाला इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव का मतलब सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा नो, सब्जेक्ट के बाद में तो क्या आ जाएगा नॉट, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो इसमें भी बात करते हैं तो यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आ जाएगा नो, और इसमें बात करते हैं तो वर्ब से पहले क्या आ जाएगा नो। ये था अपना प्रेजेंट सिंपल का। अब मैं आपको एक प्रेजेंट सिंपल में जो कॉम्पिटिशन लेवल के आधार पर और अभी आगे में 2 सत्र से लगातार 10th के अंदर भी पूछे जाने वाला एक बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर के रूप में रूल है, वो मैं आपको बताता।
आगे के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सेंटेंस। तो बात करते हैं क्लॉज। क्लॉज का मतलब होता है अपना उपवाक्य। उपवाक्य का मतलब होता है एक से ज्यादा, वाक्य का मतलब होता है जब एक से ज्यादा वाक्य एक साथ में जुड़कर काम करते हैं तो अपना उपवाक्य कहलाता है। उपवाक्य के अंदर ज्यादातर सबसे पहले कंडीशनल जो क्लॉज है वो उसमें ज्यादातर प्रयोग आने वाले शब्द जैसे मैं बता देता हूँ आपको। एक एज सून एज, उसकी बात करते हैं एज, अनलेस या टिल या अनटिल। ये वाले शब्द आपको किसी वर्ड है जो किसी दो सेंटेंसों के रूप में जोड़ने का कार्य करते हैं। तो देखो मैं बता देता हूं, इनसे पहले हमेशा ध्यान रखना आएगा फ्यूचर सिंपल, और इसके बाद में आएगा प्रेजेंट सिंपल। हमेशा ध्यान देना जिस सेंटेंस के साथ में ये कंडीशनल क्लॉज के रूप में जो वर्ड्स है वो जुड़े गए कंजंक्शन के रूप में, तो उसमें हमेशा ध्यान देना प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना। जैसे मैंने लिख दिया आई गो टू स्कूल, एज ही कम। देखो एक सेंटेंस दे दिया मैंने, आई ब्लैंकेट्स गो टू स्कूल, एज कंजंक्शन के रूप में क्या जुड़ा हुआ है, एज। उसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, ही कम हियर। तो देखो एज किस तरह, देखो या तो आएगा कंजंक्शन के रूप में एक, या एज सून एज या अनलेस या टिल या अनटिल, इनसे जिनसे जुड़ा होगा ये वाला जो सेंटेंस, उसमें तो अपने को करना है प्रेजेंट सिंपल। तो देखो जिसके आगे लगा हुआ है उसके बाद वाले सेंटेंस के साथ में ये जुड़ा हुआ है, मतलब ये एज है और दूसरे वाले सेंटेंस के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ही सिंगुलर है और वर्ब नॉट है और ना ही पीछे किसी मार्ग में इसके ऑटोमेटिक सेंटेंस होगा। तो ऑटोमेटिक सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा CONE। और एज से पहले क्या है प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसको कहते हैं हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल। ऐसा कार्य जो पूरा नहीं हुआ, जो भूतकाल के अंदर शुरू हुआ हो और अभी चल रहा है या भविष्य में भी चलने की संभावना है, उस कार्य के समय को बताने के लिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है। तो इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं इत्यादि। अब बात करते हैं परिभाषा की, डेफिनेशन। ऐसे कार्य जो बीते हुए समय में शुरू हुआ, जो बीत गए यानी भूतकाल के अंदर शुरू हुआ तथा अभी चल रहा है यानी वर्तमान के अंदर चल रहा है तथा भविष्य में भी चलने की संभावना है। अब बात करते हैं इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है इज, जो सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ में ही, सी, इट या वन, देम या सिंगुलर नाउन के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं आर, इसमें प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब बहुवचन करता यू, वी, दे या टू, नेम या फिर बात करते हैं तो प्लूरल नाउन के साथ में इसका आर का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं एम। एम केवल आई सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में इसमें फॉर्म आती है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब होता है फोर्थ फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा। अब बात करते हैं इसमें एडवर्ब। तो एडवर्ब आती है एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में, टुडे यानी आज, टू नाइट यानी आज रात, एट दिस टाइम यानी इस समय, एट दिस मोमेंट यानी इस क्षण, these days चेंज होता है इन दिनों, नाउ यानी अब, नाउ डेज का मतलब ये होता है इन दिनों, लुक देखो, लिसन सुनो या सी देखो। अब देखो ये वाले आपके तीनों एडवर्ब की वर्ड्स हैं, ये आपके सेंटेंस के
स्टार्ट में आएंगे, मतलब शुरुआत के अंदर आएंगे, और बाकी वाले ज्यादातर अंत के अंदर आएंगे, मतलब एंड के अंदर आएंगे सेंटेंस। देखो हम सीधे ही इसमें भी मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल के अंदर बात कर ली थी, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव की। अब हम सीधे इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर के रूप में मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, बाकी सीधे आपने स्ट्रक्चर के रूप में पूरा स्ट्रक्चर के साथ में नहीं करें। पहले अफर्मेटिव की बात करते हैं, तो अफर्मेटिव में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद इज, आर, एम, उसके बाद फॉर्म, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, आर या एम, उसके बाद फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर। ये तो होता है अपना अफर्मेटिव यानी सकारात्मक या साधारण वाक्य के अंदर, जिसके अंदर ना तो नहीं होता है और ना ही प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। अब बात करते हैं दूसरा नेगेटिव यानी ऐसा वाक्य जिसके अंदर नहीं हो, तो उसमें तीसरे नंबर पर अपना क्या आ जाएगा, नो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या तो इज का प्रयोग करो या आर का प्रयोग करो या एम का प्रयोग करो। उसके बाद तीसरे नंबर पर लग जाएगा नॉट, फिर अपने को आएगी फॉर्म वर्ब की, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। ये हो गया अपना नेगेटिव का। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य में यदि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको डब्ल्यूएस वर्ड के फॉर्म में लिख दिया जाता है। यदि वाक्य क्या से शुरू होता है तो मैं सीधे लिख देता हूँ कि सबसे पहले आएगी अपनी हेल्पिंग वर्ब, या तो इज या आर या एम, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर, और अंत के अंदर एंड के अंदर आएगा क्वेश्चन मार्क। अब बात करते हैं यदि इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो किस प्रकार बनेगा, तो ये स्ट्रक्चर काम में रहेगा। सबसे पहले एज, उसके बाद में आर, उसके बाद में एम, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद तीसरे नंबर पर लग जाएगा नॉट, उसके बाद वर्ब की फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गया अपना सेंटेंस और स्ट्रक्चर, यानी आपने जो हिंदी का वाक्य है उसको इंग्लिश में किस प्रकार करना है। सबसे पहले अफर्मेटिव यानी सबसे पहले आपने को सब्जेक्ट के निकलता लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एम, इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में और एम आई सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद वर्ब की फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा अपना अदर। फिर बात करते हैं नेगेटिव के अंदर तीसरे नंबर पर नॉट लग जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या तो इज या आर या एम, उसके बाद नॉट, उसके बाद फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव में, तो आएगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी आप डब्ल्यूएस वर्ड के रूप में वाक्य के बीच में क्या कब क्या दिया हुआ है तो सबसे पहले डब्ल्यूएस वर्ड के रूप में लिख दो। यदि नहीं है सीधी वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो अपने को शुरू करना है या इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। उसके बाद बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक भी है और नॉट भी है, क्या करना है। तो देखो सबसे पहले अपने को लगना है हेल्पिंग वर्ब या तो इज या आर या एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद तीसरे नंबर पर लिखना है नॉट, उसके बाद फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। अब बात करते हैं हम सीधे सेंटेंस के लिए। अब देखो सेंटेंस दिया हुआ है अपना, सबसे पहले आई वर्क इन एन ऑफिस, मैं एक ऑफिस के अंदर कार्य करता हूँ। ये आगे तक पता अभी तक मैं यहाँ करता हूँ, फिर आगे क्या दे दिया इन दीज डेज, इन दिनों में, यानी अपने को एडवर्ब दे दिए है दीज डेज। एडवर्ब क्या आ गया अपने पास में दीज डेज, तो दीज डेज आते ही अपने को सीधा ध्यान रखना है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। तो आई वर्क मैं कार्य कर रहा हूँ इन एन ऑफिस एक ऑफिस यानी कार्यालय में, इन दीज डेज एक दिनों में। तो यहाँ दीज डेज देखो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सेंटेंस किस प्रकार का है। देखो इसके अंदर ना तो नॉट है और ना ही पीछे क्वेश्चन मार्क है, बल्कि यहाँ पर क्या है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब ऑटोमेटिक सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखो आई वर्क, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या दे दिया अपना आई, यानी सब्जेक्ट आई होता है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं एम। ऑटोमेटिक में सबसे पहले देखो सब्जेक्ट के बाद में इज आर है, अपने को इज आर एम में से एक को सुनना है, तो यहाँ आई सब्जेक्ट है इसलिए हमने लिख दिया यहाँ एम।
उसके बाद वर्ब की फॉर्म, तो यहाँ देखो WORK, वर्ब के लिए कार्य करना, उसके साथ में अपने को ING लगाना है, तो यहाँ ING वाले नियम काम में आते हैं। तो यहाँ देखो वर्ब है, तो देखो वर्ब WORK, आर और के दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले वाले वाक्य का जो था वीडियो, उसके अंदर मैंने बात की थी कि जिस वर्ब के अंत में दो कॉन्सोनेंट हो तो उसके साथ में सीधे ही ING लगा दिया जाता है, तो मैंने यहाँ सीधे ही ING लगा। अब बात करते हैं नंबर सेकंड सेंटेंस की। तो देखो he not write the novel at this time, अपने को सबसे पहले देखनी है एडवर्ब दी हुई है at this time, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की, प्लस इसमें अपने को नॉट दे दिया, मतलब नेगेटिव सेंटेंस बने जा रहा है। तो नेगेटिव सेंटेंस बने जा रहा है तो इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फॉर्म। तो यहाँ पर अपना सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट है ही, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेड टू वर्ब का प्रयोग करेंगे हम ही का। उसके बाद तीसरे नंबर को हमने लगा दिया नॉट, उसके बाद में राइट WRITE। तो उसमें निकलने वाले नियम रूल की बात करें तो बताया था मैंने कि जिस वर्ब के अंत में ई हो तो ई को हटाकर ING लगाया जाता है, तो मैंने यहाँ से ई को हटा दिया और ING लगा दिया। अब बात करते हैं थर्ड नंबर सेंटेंस की। तो लुक, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि लुक, लिसन या ची, ये तीनों आपके सेंटेंस के स्टार्ट यानी शुरुआत में आएंगे, और इस शुरुआत में आने के बाद उस ब्रैकेट्स के अंदर हमें प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर अपने को दे दिया है लुक, ये अपने को एडवर्ब के रूप में दिया है। उसके बाद सी सिंगुलर, उसके बाद प्ले द क्रिकेट। देखो इसमें किस प्रकार का सेंटेंस नजर आ रहा है आपको, ऑपरेटिव, यानी सब्जेक्ट दे दिया, उसके बाद अपने को इज आर एम प्लस फॉर्म। सी सिंगुलर है इसलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्रयोग इज का। उसके बाद प्ले PLAY, देखो इसमें नियम है, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि जिस वर्ब के अंत में वाई हो और वाई हो तो सीधे ही ING लगाया जाता है, तो मैंने सीधे ही ING लगा। आगे वाला फॉर्म देखो, ब्लैकेट्स गो टू जयपुर नाउ, इसमें देखो एडवर्ब देखिए अपने को नाउ, ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की है, और अपने को दो ब्लैकेट्स दी, मतलब दो ब्लैकेट्स और पीछे किस मार्क दीजिए, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले वाले ब्रैकेट्स है उसके अंदर अपने को हेड वर्ब का प्रयोग करना है, इज आर एम। यहाँ पर अपना सब्जेक्ट है यू, वो प्लूरल है इसलिए यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे आर। उसके बाद सब्जेक्ट दे दिया तो सब्जेक्ट अपना दिया हुआ है, उसके बाद वर्ब की फॉर्म, तो यहाँ पर वर्ब है गो, GO। एक बात ध्यान रखना, जिस वर्ब के अंत में ओ हो तो सीधे ही ING लगाया जाता है, तो हमने लगा दिया सीधे ING। आगे वाला देखो, वेयर वी बिल्ड योर हाउस नाउअडेज, एडवर्ब क्या दे दी अपने को नाउअडेज, ये प्रेजेंट कंटिन्यू की है इसलिए यहाँ पर देखो ब्रैकेट्स दो दी हुई है, पहले ब्रैकेट्स में हेल्प वर्ब यानी WS वर्ड सबसे पहले दे दिया अपने को, तो उसके बाद अपने को या तो इज आर या एम का प्रयोग करना है, और अपना सब्जेक्ट है वी, वो प्लूरल है इसलिए यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे आर का। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म को पहले DUILD, तो देखो अंत के अंदर है L और D दो कॉन्सोनेंट है, तो सीधे ही अपने को क्या करना है ING लगाना। तो ये हो गया अपना बिल। हाँ आगे देखो, तीसरा टेंस की बात करते हैं प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण वर्तमान का, पूर्ण का मतलब होता है पूरा, ऐसा कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ था परंतु वर्तमान समय में अभी अभी हाल ही में पूरा हो गया हो, ऐसे कार्य का समय बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। पहचान होती है सूखा है, सूखी है, सूखे हैं इत्यादि। ऐसे तो परिभाषा डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे कार्य जो भूतकाल में शुरू हुए थे लेकिन हाल ही में जो पूर्ण हो गए, इस कार्य के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब आती है हैज और हैड। हैज का प्रयोग होता है
सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ में, एक वचन कर्ता के साथ में, ही, सी, इट, योर नेम या सिंगुलर नाउन के साथ में। बात करते हैं हैव का, तो पोल्यूरल सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग किया जाता है। पोल्यूरल सब्जेक्ट का मतलब होता है बहुवचन कर्ता, जिसमें आ जाता है आई, वे, दे, यू या टू नेम, या फिर आ जाता है पोल्यूरल नाउन बहुवचन संज्ञा के साथ। अब बात करते हैं मेंबर मेनू की क्रिया की, तो इसमें आती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म की बात करते हैं, पास्ट जिसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब बात करते हैं एडवर्ब, तो इसमें एडवर्ब आती है ऑलरेडी यानी पहले से, रिसेंटली यानी हाल ही में, जस्ट यानी तुरंत, जस्ट नाउ यानी अभी अभी, टिल यानी तक, टिल नाउ यानी अभी तक, सो फार का मतलब भी होता है लगभग। आगे बात करें यह यानी फिर भी, एट से नहीं क्या। अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और किस प्रकार हम बना सकते हैं इसकी इंग्लिश में। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो हैज लगाओ या हैव लगाओ, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट प्लस अदर। बात करते हैं नेगेटिव की, नेगेटिव में किस प्रकार बनाया जाता है, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव, उसके बाद में थर्ड नंबर पर नॉट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो सबसे पहले आता है हैज या हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस अंत में लगता है अपना एंड के अंदर क्वेश्चन मार्क। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव की, तो सबसे पहले आता है हैज या है, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में थर्ड नंबर पर नॉट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। अब बात करते हैं एग्जांपल की, उदाहरण आज से अपना एग्जांपल देख लेते हैं क्या हो। सबसे पहले वाला देखो, ही ब्लैंकेट्स गो टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ, इसमें अपने को एडवर्ब दे दी है जस्ट नाउ। अभी थोड़ी देर पहले हमने एडवर्ब के रूप में पढ़ा था जस्ट नाउ प्रेजेंट परफेक्ट। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में किस प्रकार का सेंटेंस नजर आ रहा है, तो अपना सेंटेंस नजर आ रहा है अप में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना तो नॉट है और ना ही पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर अपना सब्जेक्ट सिंगुलर ही है, इसलिए वर्ब का प्रयोग करेंगे हम हैज, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी गो, वेंट, गॉन। गो सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। आगे दूसरा वाला सेंटेंस की बात करते हैं, दे ऑलरेडी फिनिश्ड देयर वर्क, अपने को एडवर्ब दे दी है ऑलरेडी। इस प्रकार का सेंटेंस नजर आ रहा है अपने को अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट है अपना दे, यानी पोल्यूरल है, इसलिए सबसे पहले वर्ब का प्रयोग करेंगे है, उसके बाद में ऑलरेडी, उसके बाद में फिनिश की तरफ होती है फिनिश्ड, FINISHED। आगे थर्ड की बात अनु नॉट रिटर्न फ्रॉम अजमेर यत, एडवर्ब दे दिया अपने को यत। आगे देखते हैं अपने को दे दिया नॉट मतलब नेगेटिव है, तो सबसे पहले अनु देखते हैं, नाम है एक लड़की का, वो क्या है अपने सिंगुलर है, इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे है, उसके बाद में नॉट और रिटर्न की तरफ होते हैं रिटर्न, RETURNAD। आगे की बात करते हैं हम आई, हाँ अब आगे वाली टॉपिक खाली जगह की बात करते हैं फोर्थ वाली, आई ऑलरेडी रिंग द बेल स्विच। देखो अपने को एडवर्ब दे दी है ऑलरेडी सब्जेक्ट के तुरंत बाद में, और उसके बाद अपने को ब्लैकेट्स दे दिए और वर्ब दे दी अपने को रिंग द बेल स्विच। तो इसमें देखो अपने को क्या करना है, ऑलरेडी है अपने को एडवर्ब, उसके बाद देखना है कि अपने को सेंटेंस किस प्रकार का नजर आ रहा है, तो इसके अंदर ना तो नॉट है और ना ही क्वेश्चन मार्क है, इसलिए किस प्रकार का सेंटेंस है अपना अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या है, तो अपने को आई पोल्यूरल है इसलिए हमें प्रयोग करेंगे हैव का। अब थर्ड फॉर्म देखेंगे रिंगी, रैंग और रंग, RING RANG और RUNG, तो हम कर लेते हैं RUNG। आगे की बात करते हैं नंबर फिफ्थ वाले, ब्लैंकेट्स यू ब्लैंकेट्स फिल्ड माय हाउस रिसेंटली।
एडवर्ब दे दी अपने को रिसेंटली, जो तुरंत मेहनत कर लेनी थी, देखो रिसेंटली प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। अब देखना है पीछे क्वेश्चन मार्क के मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस आते ही अपने को ब्लैंकेट्स टू देंगे। अब सबसे पहले वाली ब्लैंकेट्स है उसके अंदर हमने को करना है हेल्प टू वर्ब का प्रयोग। अब हेल्प टू वर्ब का प्रयोग हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है, सब्जेक्ट है अपना यू, वो होता है प्लूरल, इसलिए यहाँ पर प्लूरल के साथ में हेल्प का प्रयोग किया जाता है, मतलब प्रयोग करना है। उसके बाद थर्ड फॉर्म बिल्ड की सेकंड फॉर्म होती है बी यू आई एल टी, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म होती है बी यू आई एल टी, डी की जगह टी हो जाता है, थर्ड फॉर्म बी रहती है, ये होता है बी यू आई एल टी। आगे बात करते हैं 6 नंबर वाले, वेयर सी कम फ्रॉम जस्ट। अब इसमें अपने को एडवर्ब दे दी है जस्ट, ये जस्ट एडवर्ब मैंने थोड़ी देर पहले भी लिखी, ये देखो रिसेंटली के तुरंत बाद में जस्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब यहाँ देखो ब्लैंकेट्स अपना 1 और 2 ब्लैंकेट्स दिया हुआ है, तो 1 वाले में अपने को हेल्पिंग वर्ब, तो यानी सी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हम प्रयोग हेल्पिंग वर्ब का है, क्योंकि है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग की जाती है। अब उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म कम की सेकंड फॉर्म, पहले कम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म केम सी ए एम ई, और थर्ड फॉर्म वापस होती है कम, तो यहाँ हमने वापस कर दी कम। थैंक यू। आगे वाले हम टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आगे वाले पार्ट में लेकर आएंगे।